नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबरों की। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दरअसल जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी हिदायत उल मलिक के पास से डोभाल के ऑफिस की रेकी के वीडियो मिलने के बाद ये कदम उठाया गया है। कश्मीर में शोपिया के रहने वाले मलिक को 6 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि आतंकवादी ने अपने पाकिस्तान स्थित हैंडलर के निर्देश पर सरदार पटेल भवन और राजधानी में अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी की थी। बताया यह भी जा रहा है कि आतंकी ने पिछले साल ये रेकी की थी। मलिक ने डोभाल के कार्यालय और श्रीनगर के अन्य इलाकों के वीडियो रिकॉर्ड करके पाकिस्तान के अपने आकाओं को भेजे थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। वहीं डोभाल 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान से संचालित होने वाले आतंकी समूह के निशाने पर है। एनएसए को होने वाले संभावित खतरे के बारे में सुरक्षा एजेंसियों और केंद्रीय गृह मंत्रालय को अवगत करा दिया गया है। दिल्ली और श्रीनगर के अधिकारियों ने यह भी बताया है कि आतंकी से पूछताछ के दौरान डोभाल के कार्यालय के वीडियो के बारे में जानकारी सामने आई है। मलिक के खिलाफ जम्मू के गंग्याल पुलिस स्टेशन में धारा 18 और 20 यूएपी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और साथ ही मलिक जो जैश फ्रंट समूह का प्रमुख है लश्कर ए मुस्तफा को अनंतनाग से गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए थे। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार आसिफ इकबाल नायक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आसिफ जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी आयुषी जी आसिफ जी, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तानी साजिशों का खुलासा अब लगातार हो रहा है, अब एक आतंकियों को गिरफ्तार यहाँ पर किया गया है जिसमें कई खुलासे अब हुए हैं। ये आतंकी से पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में तमाम जो आतंकी संगठन है उनके निशाने पर अब एनएसए अजीत डोभाल है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस पूरे मामले पर? ये जो है ये जग जाहिर बात है, जितने भी टॉप पॉलिटिशियन हो या टॉप पुलिस ऑफिशियल्स हो, आर्मी ऑफिशियल्स हो या जो भी देश के लिए काम करते हैं वो जो है वो आतंकियों के निशाने पर रहते हैं। अजीत डोभाल जो इस वक्त इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी और जो एंटी टेररिस्ट फ्रंट पे जो कार्रवाइयां कर रहा है इंडिया, चाहे वो बालाकोट की एयर स्ट्राइक हो, यहाँ फिर उरी की बाद का जो ऑपरेशन हो, जो भी कोऑर्डिनेट करते हैं वो अजीत डोभाल करते हैं और जाहिर सी बात है कि अजीत डोभाल जो है वो इनके टारगेट पे थे। ये बातें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहले से ही पता थी, लेकिन जो हिदायतुल्लाह पिछले दिनों जम्मू में पकड़ा गया क्योंकि वो यहाँ पर किसी कार्रवाई के लिए आया था। कल रात को एक और आतंकी जो है वो पकड़ा गया है अनंतनाग पुलिस और सांबा पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में, जो यहाँ से हथियार लेने के लिए आ रहा था। तो लेकिन जो अब हिदायतुल्लाह का खुलासा है, हिदायतुल्लाह जो है वो एक जीता जाता सबूत जो है वो बन गया, क्योंकि हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान को कई टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज के जो है वो डोजियर जो है वो प्रोवाइड किए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान है अभी तक उन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है जो लोग हिंदुस्तान में जो है वो आतंकी हमलों में मुलविस है। अगर देखा जाए तो अजीत डोभाल जो है वो काफी सुर्खियों में, चाहे आर्टिकल 370 और 35 है हटाने के बाद की बात, अगर लोगों में जाने की बात हो, हमने देखा था कि किस तरह से जो है वो वीडियोस आए थे। शोपियां जो मिलिटेंसी हार्ट पैड है वहां पर जो है वो अजीत डोभाल गए थे, लोगों से मिले थे और उनसे बातचीत की थी। उन्होंने श्रीनगर का दौरा किया था, जो मिलिटेंसी इफेक्टेड एरियाज है वो वहां विजिट किए थे, लोगों से मिले थे, उनसे बात की थी और जो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनका पक्ष जो है उन तक पहुंचाया था। तो अब अगर मैं कहूं तो यहाँ पर चाहे जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलेटेड है, चाहे वो सरपंचेस है, चाहे वो बीडीसी मेंबर्स है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर हो, हमने देखा पिछले दिनों बीजेपी के जो लोग हैं उनको मारा गया है, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को मारा गया, पीडीपी के लोगों को मारा गया। कुल मिलाकर जो भी प्रो इंडियन वॉइसेस है उनको जो है वो साइलेंस किया जाता है आतंकी के द्वारा। जी, लेकिन आसिफ जी, क्योंकि देखिए लगातार ऐसे कई मामले आए हैं जहां पर भारत के पास पूरे सबूत है ताकि आगे पाकिस्तान को ये दिए जाए, और एक यहाँ पर बात भी ऐसी सामने आती है कि चलिए आगे इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि उनको आतंकवादियों को वो बढ़ावा नहीं देते हैं, आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा नहीं देते हैं। कई बार भारत की तरफ से सबूत भी यहाँ दिए जा चुके हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। अब जब ये आतंकी पकड़ा गया है तो क्या कुछ सोचा जाए, क्या और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, और क्या अब पाकिस्तान किसी प्रकार का कदम उठा सकता है या फिर पहले की तरह ही बात देखने को मिलेगी? ये पहले की तरह ही बात देखने को मिलेगी, क्योंकि जो हिदायतुल्लाह है, जो उसने अजीत डोभाल का बताया है, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये सब चीजें पता है और पाकिस्तान को भी पता है। हमारे पास काफी सबूत है। चलो जी, जो हिदायतुल्लाह है मलिक जो है वो जम्मू कश्मीर का एक रेजिडेंट है। जो पाकिस्तानी मिलिटेंट जिंदा पकड़े गए, जिनकी जो है वो शिनाख्त हुई, आप नवीद जाट को ले लीजिए, जो पिछले साल जो है वो एनकाउंटर में मारा गया, वो जो है वो एक जीता जागता सबूत था, जो कि एक पाकिस्तानी रेजिडेंट था। यहाँ पर काफी लोग जो है वो पाकिस्तान के मिलिटेंट जो है वो एनकाउंटर में मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, जो पाकिस्तान है वो इस बात को साफ ही इनकार करता है। और हमने देखा कि पिछली बार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जो कुलदीप यादव इसके मसले में जो है वो जो स्टैंड लिया था, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक केस पहुंचा, कि उन्होंने बोला कि ये हमारा जो है वो सिटीजन है और पाकिस्तान ने इसको ईरान से हटवा दिया। तो कुल मिलाकर ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो डोजियर एक्सचेंजिंग की बात होती है वो हर जगह हर महीने होते रहते हैं। यूएन में भी डोजर प्रोड्यूस किए गए हैं, लेकिन कुछ हद तक तो पाकिस्तान पर जो है भारत दबाव डालने में कामयाब हुआ है। और देखा कि पाकिस्तान को पिछले दिनों फाटा की जो ग्रे लिस्ट है उसमें भी डाला गया था। तो एफर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो जारी है, और जो कार्रवाइयां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, यकीन है कि जो जम्मू कश्मीर में है जल्दी जो है वो आतंकी गतिविधियों पर काबू पाया जाए। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद आसिफ इकबाल जी, न्यूज़ इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो शोपिया के रहने वाले मलिक के पास कई ऐसे वीडियो मिले हैं जिसके बाद एनएसए अजीत डोभाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नाम के युवक की हत्या के मामले को अब क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब इस मामले की जांच करेगी। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नाम के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद मंगोलपुरी पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं रिंकू के परिवार ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। मामले में नाजुक स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। रिंकू शर्मा के परिवार के लोगों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में रिंकू के भाई ने आरोपियों का नाम लेकर कहा कि इन लोगों द्वारा मेरे परिवार पर लाठी डंडों और चाकू से हमला किया गया। इस हमले में रिंकू शर्मा की मौत हो गई। ऐसे में मुझे और मेरे परिवार को दिल्ली पुलिस से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। परिवार का आरोप है कि रिंकू की हत्या इसीलिए की गई कि वो इलाके में जय श्री राम के नारे लगाता था। 5 अगस्त 2020 को रिंकू ने राम मंदिर बनने की खुशी में इलाके में श्री राम रैली भी निकाली थी। तब भी आरोपी पक्ष के लोगों ने ऐतराज जताया था। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता नसीम अहमद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। नसीम, रिंकू हत्याकांड अब लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, राजनीति भी इस पर शुरू हो चुकी है। अगर अब तक की अपडेट की बात करें तो अपडेट फिलहाल क्या है पूरे मामले में? जी बिल्कुल, आपको बता दें, इस हत्या के बाद में जो माहौल था वो चारों तरफ गर्मा गया था। उसको मद्देनजर रखते हुए राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने मंगोलपुरी में
पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं, फोर्सेस बढ़ा दिया है। वहीं अब बात करें तो इस मामले की जांच जो है सीबीआई करेगी। क्राइम ब्रांच को ये जो है मामला सौंप दिया गया है और इस मामले को गंभीरता से ली जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का यहाँ पर दौर जारी हो चुका है। राजनीति करने वाले राजनेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तमाम जो आरोपी हैं उनसे सख्त कार्रवाई करने की, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और साथ ही पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये आपस में झगड़ा हुआ था और दिल्ली पुलिस के डीसीपी चमनिया ने ये कह दिया था कि ये जो झगड़े का मामला है कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है, फिर इस मामले को तूल क्यों दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल एक राम का नारा देने पर इसकी हत्या कर दी गई थी और फिलहाल जो माहौल है उसी बात पर यहाँ गरमाया हुआ है और पक्ष विपक्ष दोनों यहाँ पर पहुंच रहे हैं लगातार। जी नसीम, अब देखिए कई कड़ियों से अब इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अब रिंकू शर्मा राम भक्त था और कहीं ना कहीं राम मंदिर के जब निर्माण हुआ था तभी उसने खुशी जाहिर की थी और जय श्री राम के नारे लगाए थे। और इसी बात को लेकर जो आरोपी हैं उनसे पहले भी विवाद हो चुका था और अब भी इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं वो नाराजगी आरोपियों में थी और इसलिए ये हत्या कर दी गई है। तो अलग अलग एंगल से फिलहाल इसे देखा जा रहा है। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है, वजह क्या कुछ अभी तक सामने आ पाई है इसके अलावा? जी बिल्कुल, मैं अभी साफ कर देता हूं। आपको बता दें मैडम, जब फर्स्ट टाइम ये केस हुआ था तो बताया कि बड़े पार्टी में एक झगड़ा हुआ जिसकी वजह से ये आपस में लड़े और उसके बाद में विवाद इतना फैल गया कि जो आरोपी थे उन्होंने रिंकू शर्मा के घर पर जाकर घर में से निकालकर उसके साथ मारपीट की और चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। वहीं फिर परिवार का कहना था कि इनका 6 महीने पहले भी झगड़ा हुआ था, लेकिन कोरोना काल में इनके परिवार की मदद भी जो इस्लाम जिसने जो आरोपी है उसके परिवार की रिंकू शर्मा ने मदद भी की थी। लेकिन फिर वही रात को स्टेटमेंट देते हैं कि उनका पिछले 4 साल पहले भी झगड़ा हुआ था और राम मंदिर को लेकर चल रहा था विवाद, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है असली मामला क्या है। फिलहाल जो दिल्ली पुलिस थी वो अपने एंगल से जांच करती, लेकिन अभी ये पूरा मामला क्राइम ब्रांच को दे दिया है और इसमें अब क्राइम ब्रांच इसमें पूरी जांच करेगी और तमाम तथ्य और सबूतों के आधार पर ही कोई स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस की तरफ से आ सकता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर शांति बनाने की बात कर रही है और इस मामले को ज्यादा तूल न दिया जाए, इसको सांप्रदायिक न बनाया जाए, इसकी अपील कर रही है। जी अब आरोपियों को यहाँ पर 5 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। नसीम, अभी तक दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। चलिए, क्राइम ब्रांच को मामला सौंपा गया है। दिल्ली पुलिस की जांच में फिलहाल क्या कुछ सामने आया है? आरोपियों से यहाँ पर पूछताछ की होगी, उनसे क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई है? देखिए, आपको बता दें ऑफिशियल जो स्टेटमेंट तो अभी दिल्ली पुलिस ने दिया नहीं है, लेकिन डीसीपी चमनिया ने कल इंटरव्यू देते हुए बाइट देते हुए बताया था कि ये चारों दोस्त आपस में एक दूसरे के दोस्त थे और ये एक पार्टी में शरीक हुए थे। इनके रिंकू शर्मा के घर के थोड़ा पास ही थी ये पार्टी। उस पार्टी में इनका जो विवाद हुआ था ये अभी डीसीपी जो है साफ नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं किस बात को लेकर हुआ था। लेकिन अभी तक जो स्टेटमेंट चल रहा है वो सीआर रामचंद्र जी के नाम पर जो नारा लगाया था उसके मामले में चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया था, वजह आखिर क्या रही थी। हो सकता है कि दिल्ली पुलिस जो है गंभीरता से इस मामले की जांच करी, क्योंकि ये एक मामला सांप्रदायिक बन सकता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए क्राइम ब्रांच को भी सौंपा गया है और कहीं ना कहीं जल्दी ही इस पे जो डीसीपी हैं चमनिया और जो क्राइम ब्रांच अधिकारी हैं इसकी जो रिपोर्ट होगी वो निकाल के हो सकता है कोर्ट में पेश की जाए, फिर बाद में मीडिया के सामने रखा जाए। फिलहाल अभी तक इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया कि असली मुख्य वजह क्या थी इसकी। लेकिन नसीम, अगर दिल्ली की हम बात करें तो लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते आए हैं। इससे पहले भी हमने एक ऐसा ही मामला देखा था जहां एक युवक को मार दिया गया था ऐसी ही चीज को लेकर। तो लगातार कहीं ना कहीं अब पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या ये माना जाए कि आरोपियों में अब पुलिस का डर नहीं रह गया और इसलिए कानून हाथ में लेने को अब ये जो आरोपी हैं मजबूर हो गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये जो मामला है ये तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो गंभीर मामला ये बन चुका है। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो जो आजकल जो राजधानी के जो लोग हैं, राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस का जो खौफ था वो खत्म हो गया है। भले ही दिल्ली पुलिस अपने आप को सबसे हाईटेक पुलिस कहती है और आरोपियों को जल्द पकड़ने के दावे करती हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की भी इसमें लापरवाही साफ देखने को मिलती है। क्योंकि जहां मंगोलपुरी में ये मामला सामने नजर आया है वहां ज्यादातर शरारती तत्व वहां पर रहते हैं और वहां ज्यादातर आपको बता दें नशाखोरी और तमाम इलीगल तरीके के काम चलते हैं। दिल्ली पुलिस उन पर रोक नहीं लगाती है और कहीं ना कहीं इस पार्टी में वही हुआ। नशे के हालात में ये झगड़ा बढ़ा और ये विवाद इतना बड़ा कि कहीं ना ये आज एक अलग रुख ले चुका है और यहाँ का जो माहौल है गर्मा गया है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस और इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है और क्राइम ब्रांच को देते हुए और भी कोई स्टेटमेंट सामने पेश नहीं कर रही है मीडिया की। जी चलिए, बिल्कुल क्राइम ब्रांच के हाथ में अभी पूरा मामला चला गया है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ अब आगे इस पूरे मामले पर निकल कर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद नसीम अहमद तमाम जानकारी देने के लिए।